अप्रैल 2010 की एक रात दिल्ली की हरिनगर की गलियों से एक आदमी भागते हुए गुजर रहा था। मोहन सोलंकी नाम का वो शख्स चिल्ला रहा था कि मायापुरी कबाड़ मार्केट से भाग जाओ, वहां कुछ आया है जो सबकी जान ले लेगा। लोगों ने पूछा, भाई क्या हो गया, आखिर ऐसा क्या है उस मार्केट में? तो वो कांपती आवाज में बोला, वो दिखाई नहीं देता पर वो चीज जान ले रही है, और इससे पहले कि कोई उसे रोकता वो वहां से भाग गया। लोगों ने सोचा शायद कोई नशेड़ी होगा, कोई पागल होगा, सबने उसे इग्नोर किया। पर सच ये था कि वो आदमी सही था। इस इलाके में एक ऐसा खतरनाक जहर फैल चुका था जो इंसान के जिस्म को अंदर से गला देता है, हड्डियां खोखली कर देता है, खून बनना बंद कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम मर रहे हो। तुम्हें लगता है बस पेट खराब है, थोड़ी कमजोरी है, पर अंदर से तुम्हारा पूरा शरीर टूट रहा होता है। और यही हो रहा था मायापुरी में, क्योंकि उस इंसान के वार्निंग देने के बाद अगली सुबह जो हुआ उसने सबकी नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। मायापुरी के इलाकों की छोटी छोटी गलियों में सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थी, आर्मी के ट्रक्स खड़े थे, अजीब अजीब सूट्स पहने लोग हाथ में कोई मशीन लिए घूम रहे थे। पूरा इलाका सील कर दिया गया था, कोई अंदर नहीं जा सकता था, कोई बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन क्या हुआ था ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। बस इतना पता था कि एशिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मार्केट में कुछ ऐसा आ गया है जिसके लिए हिंदुस्तान के टॉप वैज्ञानिक अपने इक्विपमेंट लेकर दौड़े चले आए हैं। तो आज हम दिल्ली के सबसे डरावने और सच्चे मायापुरी इंसिडेंट के बारे में जानने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन दबाया ही नहीं है। यार सब्सक्राइब वाला बटन नीचे दिया हुआ है, दबाओ उसको जाके, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो कहानी शुरू होती है साल 1968 में, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने कनाडा से एक मशीन इंपोर्ट की। नाम था गामा सेल 220। देखने में एक भारी भरकम मेटालिक चेंबर जिसके अंदर लेड की मोटी शील्ड थी और शील्ड के अंदर 16 पतली पतली पेंसिल्स बंद थी। अब ये कोई साधारण पेंसिल्स नहीं थी। हर पेंसिल के अंदर 7 छोटे छोटे सिलेंडर टाइप चीजें होती हैं जिसे स्लग्स कहा जाता है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम है कोबाल्ट 60। मतलब एक मशीन के अंदर 112 रेडियो एक्टिव स्लग्स बंद थे। जब तक ये लेड शील्ड बंद है रेडिएशन बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अगर कभी ये शील्ड टूटी, अगर कभी ये पेंसिल्स बाहर निकली, तो जो भी इनके करीब जाएगा उसका शरीर अंदर से गलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट 60 से निकलने वाली गामा रेज इतनी पावरफुल होती है कि ये तुम्हारी स्किन को पार करके डायरेक्टली तुम्हारे सेल्स के डीएनए को तोड़ देती है। तुम्हारा बोन मैरो जो खून बनाता है वो काम करना बंद कर देता है, व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म होने लगते हैं, प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं, इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हें ये हो क्यों रहा है, क्योंकि रेडिएशन इनविजिबल होता है। उसकी ना तुम्हें कोई स्मेल आएगी, ना कोई कलर दिखेगा, ना कोई साउंड सुनाई देगी। तुम्हें लगता है बस पेट खराब है, बस थोड़ी कमजोरी है, लेकिन अंदर से तुम्हारा शरीर टूट रहा होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1985 के बाद इस मशीन को यूज करना बंद कर दिया। बस एक कोने में फेंक दी गई। ना किसी ने AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को बताया, ना कोई मेंटेनेंस किया गया, ना कोई रिकॉर्ड, जो कि ज्यादातर इंडिया में होता ही है। पर यहाँ जो सबसे डरावनी चीज हुई ना वो ये थी कि 25 साल तक ये मशीन यूनिवर्सिटी के डंपिंग यार्ड में धूल खा रही थी। कोई जानता तक नहीं था कि ये है क्या। और फिर फरवरी 2010 में यूनिवर्सिटी के कमिटी ने डिसाइड किया कि पुराना सामान ऑक्शन में बेच दो, और उसी ऑक्शन में ये गामा सेल 220 भी बिक गई, एक नॉर्मल कबाड़ की तरह, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी लेबल के, बिना AERB को इन्फॉर्म किए। एक ऐसी मशीन जिसके अंदर 112 रेडियो एक्टिव स्लग्स बंद थे, वो अब मायापुरी कबाड़ मार्केट की तरफ जा रही थी। सबसे पहले ये मशीन पहुंची हरचंद सिंह की शॉप पर। हरचंद सिंह ने इसमें से अपने काम का सामान अलग किया और बाकी कबाड़ आगे गिरिराज गुप्ता को भेज दिया। गिरिराज ने भी अपना हिस्सा निकाला और जो बचा वो पास कर दिया दीपक जैन नाम के एक और कबाड़ी को। अब यहाँ से चीजें बदलती है। दीपक जैन और उनके लेबर वर्कर्स ने जब इस मशीन को हथौड़ा से तोड़ना शुरू किया तो हथौड़े की हर चोट के साथ वो लेड शील्ड
क्रैक होती गई और जैसे ही वो शील्ड पूरी टूट गई, अंदर से 16 रेडियो एक्टिव पेंसिल्स कबाड़ के ढेर में बिखर गई। कुछ पेंसिल्स साबुत थी, कुछ टूट गई थी और उनमें से छोटे छोटे चमकदार स्लग्स बाहर निकल आए थे। अब कोबाल्ट 60 खुले में था, बिना किसी प्रोटेक्शन के, और वो चुपचाप अपना काम करने लगा। दीपक जैन की दुकान के बगल में शॉप नंबर D262 पर अजय जैन बैठते थे। दीपक ने एक टूटी हुई पेंसिल का टुकड़ा अजय को बेच दिया। अजय ने उसे हाथ में उठाया, पलट कर देखा, ऐसी चीज उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी। उसे लगा ये कोई कीमती धातु है। उसने उसमें से एक छोटा सा रेडियो एक्टिव स्लग निकाला और अपने वॉलेट में रख लिया। सोचो, कोबाल्ट 60 का एक रेडियो एक्टिव स्लग जेब में शरीर से चिपका हुआ है दिन रात। अजय को क्या पता था कि उसकी जेब में मौत बैठी है। कुछ दिन बीते, मार्च के आखिरी हफ्ते में कबाड़ मार्केट के वर्कर्स को अजीब अजीब तकलीफें होने लगी। पहले डायरिया शुरू हुआ, फिर उल्टियां शुरू हुई, फिर स्किन पर बिना किसी आग के अजीब से बर्न्स दिखने लगे, बाल झड़ने लगे, हाथ काले पड़ने लगे। कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा था कि ये बीमारी क्या है। ये कोई इन्फेक्शन से मैच नहीं कर रहा था, कोई वायरस नहीं था, कोई बैक्टीरिया नहीं था। दीपक जैन की हालात सबसे बुरी थी। उसके हाथ की स्किन जैसे पिघल रही थी, सर के एक तरफ के सारे बाल गायब हो गए थे, शरीर इतना कमजोर कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। 4 अप्रैल 2010 को दीपक को अपोलो हॉस्पिटल के ICU में एडमिट कराया गया और यहाँ जो हुआ वो डॉक्टर्स के लिए हजम करना नामुमकिन था, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने दीपक की मेडिकल रिपोर्ट्स देखी तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दीपक की व्हाइट ब्लड सेल काउंट एक जिंदा इंसान के हिसाब से काफी ज्यादा कम थे और साथ ही उसकी प्लेटलेट काउंट क्रिटिकली लो पर आ चुकी थी। बोन मैरो ऑलमोस्ट डेड था। ये सिम्टम्स किसी नॉर्मल बीमारी के नहीं थे। डॉक्टर्स ने जब ये पैटर्न देखा तो उनके हाथ कांप गए। ये रेडिएशन एक्सपोजर के सिम्टम्स थे, मतलब दीपक का शरीर अंदर से रेडियो एक्टिव हो चुका था। उसके कपड़ों पर, उसकी स्किन पर रेडिएशन कंटामिनेशन था। जो भी उसके करीब गया था, जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, सब के सब अब रेडिएशन कंटामिनेटेड हो गए थे। डॉक्टर्स ने तुरंत दीपक से दूरी बना ली। एक पेशेंट जिसका इलाज हो रहा था, अचानक वो खुद एक वॉकिंग रेडिएशन सोर्स बन गया था। हॉस्पिटल स्टाफ ने बिना एक सेकंड गवाए AERB को इन्फॉर्म किया। ये 7 अप्रैल 2010 की शाम थी। AERB ने जैसे ये सुना, इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिव हो गया। घंटों के अंदर बार्क का न्यूक्लियर साइंटिस्ट, NPCIL के एक्सपर्ट्स, NDRF की स्पेशल टीम्स और दिल्ली पुलिस सब मायापुरी की तरफ दौड़ पड़े। जब ये टीम्स अपने रेडिएशन डिटेक्टर्स लेकर कबाड़ मार्केट में घुसी तो डिटेक्टर्स की रीडिंग्स देखकर सबके होश उड़ गए थे। नॉर्मल बैकग्राउंड रेडिएशन होती है 0.1 से 0.2 माइक्रोसाइवर्ट पर आवर, पर यहाँ पर रेडिएशन डिटेक्टर्स दीपक की दुकान के आसपास 20 मिलीसाइवर्ट पर आवर की रीडिंग दिखा रहा था, जो नॉर्मल से हजारों गुना ज्यादा था। और जैसे जैसे वैज्ञानिक अपने डिटेक्टर्स लेकर दुकान के अंदर जा रहे थे, रीडिंग्स और बढ़ती जा रही थी। वैज्ञानिकों को क्लियर हो गया कि ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है, ये एक फुल स्केल न्यूक्लियर इमरजेंसी है। तुरंत पुलिस ने पूरा मायापुरी सील कर दिया। आसपास के घर खाली करवाए गए, लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, किसी को कुछ भी बताया नहीं जा रहा था। बस इतना कहा जा रहा था कि भागो यहाँ से, यहाँ रहना खतरनाक है। रूमर्स फैलने लगे कि दिल्ली के इस इलाके में भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा कुछ हुआ है। पूरे इलाके में पैनिक था, कंफ्यूजन था, डर था। 8 और 9 अप्रैल को पहला सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर कबाड़ के ढेरों को एक एक करके स्कैन किया। दीपक की दुकान और आसपास के एरिया से 4 इंटैक्ट कोबाल्ट 60 पेंसिल्स मिली, 3 बड़े बैग्स और एक ड्रम। बाहर कंटैमिनेटेड कबाड़ भी रिकवर हुआ। सब कुछ स्पेशल शील्डेड कंटेनर्स में पैक करके सिक्योर फैसिलिटी भेजा गया। लेकिन 16 में से सिर्फ 4 पेंसिल्स मिली थी, बाकी 12 अभी भी कहीं कबाड़ के समंदर में छिपी हुई थी। और जब तक सब नहीं मिल जाती, दिल्ली सेफ नहीं थी। इधर हॉस्पिटल में हालत बिगड़ते जा रहे थे। दीपक जैन के अलावा अजय जैन, गौरव, राजेंद्र प्रसाद, रामजी यादव, राम कलब, हिमांशु जैन सब हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके थे। सबके सिम्टम्स एक जैसे, बर्न्स, हेयर लॉस, वॉमिटिंग, बोन मैरो फेलियर। एम्स और बार्क के रेडिएशन स्पेशलिस्ट बुलाए गए। सबको आइसोलेटेड वार्ड्स में शिफ्ट किया गया, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका था ना कि एक छोटा सा इन्फेक्शन भी इन्हें मार सकता था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिए जा रहे थे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात चल रही
रही थी, लोग अंदर से गल रहे थे और कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर 26 अप्रैल 2010 को वो खबर आई जिसका सबको डर था। एक 35 साल का वर्कर जिसने एस्टिमेटेड 310 रैड रेडिएशन एब्जॉर्ब किया था, उसकी मल्टी ऑर्गन फेलियर से मौत हो गई। पहले किडनीज गई, फिर लिवर, फिर हार्ट, एक एक करके सब बंद हो गया। एक इंसान जो बस अपनी रोजी रोटी कमाने कबाड़ तोड़ रहा था, उसे पता भी नहीं चला कि वो जो छू रहा है ना, वो उसकी जिंदगी छीन लेगा। 13 और 14 अप्रैल को दूसरा ऑपरेशन चला। इस बार एक और इंटैक्ट पेंसिल मिली और साथ में ओरिजिनल मशीन का 25 सेंटीमीटर का सिलेंड्रिकल केज मिला, जिसमें एक पेंसिल अभी भी फंसी हुई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 16 और 17 अप्रैल को तीसरा ऑपरेशन चला और जो मिला ना, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। एक कोबाल्ट 60 का स्लग एक स्क्रैप वर्कर के वॉलेट में मिला। जी हाँ, वॉलेट में। अजय जैन ने उसे कीमती समझकर जेब में रख लिया था और हैरानी की बात यह है कि उस पेंसिल पर साफ साफ इंग्लिश में लिखा हुआ था, ड्रॉप एंड रन, इसे फेंको और भागो। लेकिन अजय ने शायद वो पढ़ा ही नहीं, या शायद इंग्लिश नहीं आती थी उसे। जो भी हो, वो स्लग दिन रात उसके शरीर के इतने करीब रहा कि रेडिएशन डायरेक्टली उसके टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता रहा। अजय की राइट लेग गलना शुरू हो गई थी। उसे करीब 1 साल तक हॉस्पिटल में रखा गया था। मई 2010 की शुरुआत तक अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि टोटल 16 पेंसिल्स और उनमें मौजूद सभी 112 स्लग्स रिकवर कर लिए गए हैं। सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भेजा गया। एनडीआरएफ की एनबीसी यूनिट्स ने मई के आखिरी तक मल्टीपल सर्वेस किए। कंटामिनेटेड सॉइल हटाई गई। कुछ सड़कों पर 6 इंच मोटी कंक्रीट डाली गई ताकि रेसिडुअल रेडिएशन ब्लॉक हो सके। करीब 100 किलो कंटामिनेटेड कबाड़ और 400 किलो रेडियो एक्टिव मिट्टी ट्रक्स में लाद कर ले जाई गई। एईआरबी ने 5 मई को ऑफिशियली अनाउंस किया कि गामा सेल 220 का सारा मटेरियल अकाउंट हो गया है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि ये सब हुआ कैसे, और जो सामने आया ना, वो किसी को भी गुस्सा दिला देने वाला था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साल 1968 में जो मशीन खरीदी थी, उसका एईआरबी के पास कोई भी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था। साल 1985 के बाद उसे बंद किया गया था, लेकिन किसी ने एईआरबी को बताया ही नहीं और 2010 में बिना किसी सेफ्टी चेक के ऑक्शन में बेच दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स का कहना था कि उन्होंने सोर्स को मैनेजेबल समझा। एक रेडियो एक्टिव मशीन जिसमें कोबाल्ट 60 जैसा आइसोटोप है, उसे बिना रेगुलेटरी अप्रूवल के स्क्रैप मार्केट में भेज दिया जाता है। ये लापरवाही नहीं, ये अपराध था। इसके बाद एईआरबी ने पूरे देश में ऐसे मशीन्स का नेशन वाइड ऑडिट ऑर्डर करवाया। हर यूनिवर्सिटी, हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को अपने रेडियो एक्टिव सोर्सेस की लिस्ट सबमिट करनी पड़ी। दिल्ली गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को न्यूक्लियर इमरजेंसी ट्रेनिंग देनी शुरू की। रेडिएशन डिटेक्टर्स डिप्लॉय करने की प्लानिंग हुई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत कुछ और थी। मार्च 2011 तक मायापुरी के स्क्रैप डीलर्स शिकायत कर रहे थे कि जो डिटेक्टर्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्रॉमिस किए गए थे, वो अभी तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुए। जो वर्कर्स रेडिएशन की चपेट में आए थे, उनमें से कई का इलाज ठीक से हुआ ही नहीं। कुछ ने पैसा ना होने की वजह से इलाज ही छोड़ दिया। और सबसे डरावनी बात ये थी कि रेडिएशन का असर तुरंत नहीं दिखता। कई बार ये सालों के बाद कैंसर के फॉर्म में सामने आता है। तो जो लोग उस वक्त एक्सपोज हुए, उनमें से कितनों को आगे चलकर कैंसर हुआ, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अगर उस साल दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स ना होने होते, तो शायद सरकार इतनी तेजी से एक्शन भी नहीं लेती। ये सारी कोशिशें बस इंडिया की इमेज बचाने के लिए थी। कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ करीब 5.27 इयर्स का होता है। 2010 से अब तक करीब 3 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं। रेडिएशन काफी कम हो चुका होगा, लेकिन पूरी तरह जीरो अभी तक नहीं हुआ होगा। अगर आज भी तुम मायापुरी जाओ और एक रेडिएशन डिटेक्टर लेकर चलो, तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं उस पुराने रेडिएशन का ट्रेस अभी भी तुम्हें मिल जाएगा। और जो लोग आज भी वहां रहते हैं, काम करते हैं, उन्हें शायद पता भी नहीं है कि उनकी जमीन के नीचे एक वक्त एक ऐसा खतरा दबा हुआ था जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ये घटना कई सवाल उठाती है कि क्यों 25 साल तक एक रेडियो एक्टिव मशीन बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के एक यूनिवर्सिटी में पड़ी रही। अगर ऑक्शन से पहले एक सिंपल रेडिएशन चेक कर लिया गया होता, तो शायद कोई नहीं मरता, शायद किसी के हाथ नहीं जलते, शायद किसी की टांग नहीं जलती, लेकिन ये सब नहीं हुआ। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या भारत में इस तरह की कोई इमरजेंसी आज के समय में रोकी जा सकती है? क्या हम आज केपेबल हैं? क्या लगता है आपको? क्या इस तरह की घटना
आज के दिन में पॉसिबल है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना। अगर आपको लगता है कि इंडिया में ही ऐसे केसेस हो सकते हैं तो एक बार अमेरिका की इस वाली स्टोरी को जाकर देखना, जहां पर एक पूरे के पूरे शहर को रातों रात गायब करवा दिया गया था क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा रेडिएशन फैल गई थी। पर आखिर ये रेडिएशन आई कहां से थी, आखिर क्या हुआ था ये मामला, और अमेरिका जैसे देश में ये कैसे हो पाया, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।